नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज दुनिया की बड़ी तेल गैस कंपनियों के सीईओ से चर्चा करेंगे। बता दें कि भारत दुनिया में कच्चे तेल और गैस का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है। पीएम इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2 साल में तीसरी बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन के साथ एलएसी तनाव के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है। एलएसी पर युद्धक तैयारियों की आज समीक्षा बैठक होगी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे अध्यक्षता करेंगे। 4 दिवसीय इस बैठक में सेना में अंदरूनी सुधारों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस विपिन रावत कल सत्र को संबोधित करेंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने पड़ोसी देशों को युद्धक की परिभाषा बता दी है। डोभाल ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है। इसके बावजूद भारत को आंख दिखाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। अजीत डोभाल के बयान पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि ये बयान चीन पर नहीं दिया गया है, ये भारत की आध्यात्मिक सोच पर था। इसके बावजूद डोभाल के बयान से साफ है कि भारत युद्ध की धमकी या खतरे से नहीं डरता है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में 33वीं कोर के मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने दुश्मन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवान अपने देश की 1 इंच जमीन भी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। कोरोना वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फैसला पीएम मोदी ने किया है। बिहार में आज पहले चरण की 71 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। आज सभी पार्टियों के दिग्गज पूरे जोर शोर से प्रचार के लिए उतरेंगे। 28 अक्टूबर को राज्य की 28% जनता वोट डालेगी। इस चरण में पटना जिले की 5 विधानसभाओं में मतदान होगा। मनोज तिवारी की जनसभाओं में आ रही जबरदस्त भीड़ के चलते उनके जान को खतरा बताया गया है, जिसके बाद आज से उनके लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। मनोज तिवारी की सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज बिहार में मनोज तिवारी की 4 सभाएं हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार किसी अपहरणकर्ता को पकड़ने और अगवा बच्ची को छुड़ाने के लिए ट्रेन को नॉन स्टॉप दौड़ाया गया। ट्रेन ललितपुर से चली और सीधे भोपाल स्टेशन पर जाकर रुकी। इसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दबोचकर बच्ची को बरामद कर लिया। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस सांसद भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने पर राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उनकी दलील का पाकिस्तान फायदा उठाता है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे होंगे। चिराग ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने की भी घोषणा की। चिराग पासवान के बयान को जेडीयू ने शर्मनाक बताया। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि चिराग और तेजस्वी आपस में मिल गए हैं। चिराग को पता चल गया है कि इस बार के चुनाव में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जेडीयू बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि हमने जात पात से ऊपर उठकर जन सरोकारी मुद्दों को एजेंडा बनाया है। बिहार के कर्मठ युवाओं ने ठान लिया है कि अब रोजी रोटी, नौकरी और विकास जैसे गंभीर मुद्दों पर ही चुनाव होगा। अनुराग कश्यप पर मीटू का आरोप लगाने वाली फिल्म अभिनेत्री पायल घोष आरपीआई का दामन थामेंगी। वे अपने वकील के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी की सदस्यता लेंगी। उन्हें आरपीआई की महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जलवायु को लेकर हमला बोला है। मंत्री ने कहा है कि ट्रंप जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के बजाय अपने देश की चिंता करें। भारत की चिंता पीएम मोदी कर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप ने खराब हवा को लेकर भारत पर निशाना साधा था। यूपी के कानपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को उखाड़ने की धमकी दी गई है। इससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को दबोच लिया है। पुलिस गिरफ्तार बाबूपुरवा निवासी अरशद अली से पूछताछ कर रही है। एनसीआर में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर दर्ज किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकतर इलाकों में ये बहुत खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली एनसीआर में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 रहा। पहाड़ों में रविवार रात मौसम ने करवट ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुगल रोड, गुलमर्ग और द्रास में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसको देखते हुए एहतियातन मुगल रोड पर यातायात की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं हिमाचल में भी बर्फ के फाहे गिरे। देश भर में पिछले 24 घंटे में 45,149 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 480 संक्रमितों ने जान गंवाई। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 71,37,000 के पार पहुंच गई है। एक्टिव केस भी घटकर 6,53,000 पर आ गए हैं। भारत में रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही चिंता भी बढ़ गई है। खबर है कि रिकवर हो चुके लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि उच्च प्रदूषण रिकवर हो चुके लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे लोगों को फ्लू की वैक्सीन लेनी चाहिए।
बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। इसमें बिना मास्क पहने किसी को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई है। 3 करोड़ 17 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच फ्रांस में फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। यहाँ एक दिन में 45,422 नए मामले सामने आए हैं। नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध कुछ जनरलों की कारस्तानी था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर लड़ रही पाकिस्तानी फौज के पास ना तो हथियार थे, ना ही सैनिकों को खाना दिया गया। जनरलों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्हें लड़ाई में झोंक दिया। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक इस हफ्ते हो सकती है। दोनों देशों के बीच वार्ता की तारीखों को लेकर चर्चा चल रही है। ये वार्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। दोनों देशों ने अपनी सेना पूरी तरह वापस हटाने पर चर्चा शुरू कर दी है। LIC के IPO के अगले वित्त वर्ष तक के लिए टलने की संभावना बन गई है। शेयर बाजार में एंट्री से पहले केंद्र सरकार बीमा कंपनी के स्वतंत्र बीमांकित मूल्यांकन का जायजा लेना चाहती है। LIC के IPO लाने से पहले का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। फर्जी फर्म से GST रिटर्न हासिल करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई की है। इनमें 115 फर्जी फर्में चिन्हित की गई हैं। इनके फर्म संचालकों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने करीब 50.24 करोड़ का GST रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पाकिस्तान, चीन और PM मोदी पर बड़ा बयान दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और चीन से कब युद्ध करना है, PM ने इसके लिए समय तय कर दिया है। ये दावा बलिया में बीजेपी विधायक संजय यादव के घर पर किया गया। दशहरा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री बना उसी दिन से कहा जा रहा था कि सरकार चलेगी नहीं, गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो हमारी सरकार गिराकर देखिए। भारत पर जलवायु को लेकर ट्रंप द्वारा की गई टिप्पणी की बाइडेन ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जलवायु के मामले में वो भारत के साथ हैं। बाइडेन ने कहा कि इस मामले में भारतीय मूल की कमला हैरिस भारत के साथ बेहतर तालमेल बनाएंगी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने खुद के काफिले पर गोली चलाए जाने का दावा किया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि उनके चुनाव प्रचार से विरोधी डर गए हैं, इसलिए हमले करवा रहे हैं। वहीं बुलंदशहर के SSP संतोष सिंह ने घटना से इनकार किया है। नोएडा की सेक्टर 24 पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACP जोन प्रथम रणविजय सिंह ने बताया है कि मोरना से गिरफ्तार शकील सहित 8 लोगों के पास से फर्जी कागजात, फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी इंजन नंबर और चेसिस नंबर गोदने की मशीन बरामद की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने UG प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें मिर्जापुर के शिवम मिश्रा पहले स्थान पर हैं, जबकि कुशीनगर के रविराज दूसरे और पंकज तीसरे स्थान पर हैं। निदेशक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने बताया है कि छात्र अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि शासन में जनता सर्वोपरि है। एक नेतृत्वकर्ता के जीवन में अहंकार, झूठ और वादाखिलाफी की कोई जगह नहीं होती। ये बयान उन्होंने विजयदशमी पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग बारिश, कोरोना और भ्रष्टाचार की आपदाओं को झेल रहे हैं। सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नकवी ने कांग्रेस पर अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जमात इस्लामी, PFI और ऐसे अन्य तत्वों को लेकर उनकी योजना पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस साल के अंत तक भारत में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा भी दिसंबर 2020 तक तैयार कर लिया जाएगा। सुपर कंप्यूटर के बनने के बाद देश के 75 संस्थानों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में दंडनीय अपराध होगा। पानी बर्बाद करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की जेल हो सकती है। महबूबा मुफ्ती की विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। प्रसाद ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग उनकी इस टिप्पणी पर चुप क्यों हैं। चीनी ऐप और दर्जनों कंपनियों पर बैन के बाद अब सेना की कैंटीन भी चीन से आयातित सामान नहीं बिकेगा। रक्षा मंत्रालय सेना कैंटीन में चीनी उत्पाद समेत सभी आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के फैसले के मद्देनजर इसे अहम कदम माना जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिनों से चल रही जंग आखिरकार समाप्त हो गई है। दोनों देश मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं। जंग के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीज फायर के पालन पर मुहर लगाई है। शांति की बहाली अमेरिका की पहल पर हुई है।
IIT मद्रास के इतिहास में पहली बार डिजिटल माध्यम से दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें 2300 से अधिक डिग्रियां दी गईं। मिक्स्ड रियलिटी तकनीक का प्रयोग 97वें दीक्षांत समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डेविड जे ग्रास मुख्य अतिथि रहे। भारतीय मूल के वेल्स राम कलावन को सेशल्स का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इस पर भारत में खुशी देखी जा रही है। पीएम मोदी ने वेल्स के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी है। बता दें कि सेशल्स में 23 साल बाद विपक्ष का कोई नेता राष्ट्रपति बना है। फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी मां मेहरुन्निसा और 2 भाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। नवाजुद्दीन की पत्नी अंजलि पांडे उर्फ आलिया ने बच्ची से यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एमपी के दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही लोधी के स्वागत में लगी बीजेपी की होर्डिंग और पोस्टरों पर कांग्रेसियों ने कालिख पोत दी है। आरजेडी के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता के आरोप में 23 नेताओं पर कार्रवाई की गई है। तेजस्वी यादव के निर्देश पर प्रदेश आरजेडी के कार्यालय सचिव चंद्रेश्वर सिंह ने 23 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर उनके आइटम वाले बयान पर निशाना साधा है। कुलस्ते ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम बताकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। पाकिस्तान में हिंदू और उनके मंदिरों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। अब सिंध प्रांत में थार पार के नागार पार में दुर्गा माता मंदिर और उनके स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले सिंध के ही बादिन में 10 अक्टूबर को मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सीएम शिवराज ने राहुल गांधी के बहाने कमलनाथ पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी को राहुल गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। माफी मांगी थी, लेकिन कमलनाथ कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा। ऐसे में लोग समझ जाएं कि कांग्रेस में कितने गुट हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को कोरोना हो गया है। शक्तिकांत दास ने खुद को कोरोना होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने खुद के संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की सलाह दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।